ज्योग्राफी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम मानव भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्कूल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मानव भूगोल के विकास में विभिन्न देशों के भूगोलवेताओं का अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उन्हीं भूगोलवेताओं के योगदान के आधार पर मानव भूगोल में अलग अलग विचारधारा या जिसे हम स्कूल्स कहते हैं उनका विकास हुआ है। और इस वीडियो में हम इन्हीं स्कूल्स का एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यदि हम मानव भूगोल के विकास की बात करें तो प्राचीन काल से ही यूनानी, रोमन, चीनी और भारतीय विद्वानों ने मनुष्य एवं प्रकृति के पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन किया था तथा प्रकृति और मनुष्य के पारस्परिक अंतर संबंधों का प्रभाव किस तरह से होता है इसका अध्ययन किया था। यदि हम प्राचीन काल की बात करें तो अरस्तु, हेरोडोटस, हिप्पोक्रेट्स, प्लेटो इत्यादि यूनानी विचारकों ने अपनी द्वारा लिखी गई पुस्तकों में मानवीय तथ्यों के क्षेत्रीय पक्ष का अध्ययन किया था। और उसके बाद जब आता डार्क एज, तो डार्क एज में भूगोल के विकास में एक तरह से रुकावट पैदा होती है, लेकिन मध्यकाल में अरब भूगोलवेताओं ने भूगोल के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और जब डार्क एज का समापन होता है और उसके बाद में जब शुरुआत होती है पुनर्जागरण काल की, तो उसके बाद भौगोलिक अध्ययन में हमें महत्वपूर्ण देखने को मिलते परिवर्तन की भौगोलिक अध्ययन में किस किस तरह के बदलाव हुए थे। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यदि हम वर्तमान में आधुनिक भूगोल की बात करें तो वर्तमान में आधुनिक भूगोल के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था जर्मनी ने। और जर्मनी में और 19वीं शताब्दी में आधुनिक भूगोल का विकास हुआ था और वहाँ के भूगोलवेताओं ने भूगोल के विकास में अपनी अहम निभाई थी भूमिका। इसके बाद 19वीं शताब्दी के मध्य तक मानव भूगोल में किसी प्रकार की शाखाओं का विकास नहीं हुआ था, बल्कि समस्त भौतिक और मानवीय तथ्यों का जो अध्ययन है वो एक ही शाखा के तहत किया जाता था और उस समय उसको हम सामान्य भूगोल के रूप में जानते थे। लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जर्मनी के एक प्रसिद्ध ज्योग्राफर हुए थे फ्रेडरिक रेडजेल। इन्होंने मानव भूगोल को एक पृथक शाखा के रूप में विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद यदि जर्मनी के बाद में मानव भूगोल के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था वो दिया था फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने। उन्होंने मानव भूगोल को एक नया आयाम प्रदान किया था और उसके विषय क्षेत्र को व्यापक किया था। और 20वीं शताब्दी के मध्य में आते आते मानव भूगोल की अनेक उपशाखाओं का विकास होता गया। और 20वीं शताब्दी में सबसे पहले हम बात करते हैं जर्मनी के बाद में फ्रांस और फ्रांस के बाद में मानव भूगोल का विस्तार अलग अलग देशों में पहुंचा और वहां के विद्वानों ने भी मानव भूगोल के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 20वीं शताब्दी में अमेरिका, ब्रिटेन तथा विश्व के अन्य देशों के भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल के विकास में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यदि हम जिस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से जर्मन, फ्रांसीसी, ब्रिटिश और अमेरिकन ज्योग्राफर्स ने मानव भूगोल के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो उसी योगदान के आधार पर हम मानव भूगोल में 4 प्रमुख स्कूल्स का निर्धारण करते हैं, या हम इन्हें विभिन्न देशों की विचारधाराएं भी कह सकते हैं कि इन 4 देशों में मानव भूगोल की किस तरह से विचारधारा थी वो निरंतर रूप से विकसित हुई और वर्तमान रूप में हम जो मानव भूगोल देखते हैं उसका स्वरूप हमारे सामने आया। तो 4 जो स्कूल्स है वो मुख्य रूप से पहली है जर्मन स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, दूसरी फ्रेंच स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तीसरी
रहती है ब्रिटिश स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और चौथी है अमेरिकन स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इन चारों स्कूल्स का निर्धारण हम वहाँ के देशों के जो थे भूगोलवेता उनके योगदान के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम केवल एक स्कूल का विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे और इसका नाम है जर्मन स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि जर्मनी के भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल के विकास में किस तरह से योगदान दिया। इस वीडियो के माध्यम से हम मुख्यतः इसी पर ध्यान केंद्रित करेंगे या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आधुनिक भूगोल का जो वास्तविक स्वरूप जो हम देखते हैं वर्तमान में, उसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में जर्मनी में हुई थी और उसके बाद भूगोल को विज्ञान के रूप में विकसित करने का जो श्रेय दिया जाता है, प्राथमिक श्रेय दिया जाता है, वो जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोलवेता जो 3 भूगोलवेताओं का नाम लिया जाता है और भूगोल में इनका अध्ययन किया जाता है। ये 3 भूगोलवेता थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, कार्ल रिटर और एक थे फ्रेडरिक रेडजेल। इन 3 भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और साथ साथ में इन्होंने मानव भूगोल की अनेक शाखाओं में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजेल ने भूगोल की एक प्रमुख शाखा जिसका नाम है मानव भूगोल, इसको स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आगे हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से फ्रेडरिक रेडजेल ने एंथ्रोपोज्योग्राफी या लिखी थी पुस्तक और इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने मानव भूगोल की नींव रखी थी। जर्मनी में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जर्मनी में जितने भी ज्योग्राफर्स हुए थे उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो मूलतः हुई थी प्राकृतिक विज्ञानों में हुई थी। इसलिए वहाँ के विद्वानों ने हालांकि प्राकृतिक यानी कि भूगोल में जो आते हैं भौतिक तथ्य उनके अध्ययन पर विशेष रूप से बल दिया था और किस तरह से जो शामिल होते हैं भौतिक तथ्य वो मानव की गतिविधियों को करते हैं प्रभावित। इसी आधार पर ही जर्मनी में एक प्रसिद्ध विचारधारा का जन्म हुआ था जिसे हम कहते हैं वातावरणीय निश्चयवाद या इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसका विकास मूल रूप से जर्मनी में हुआ और जर्मनी के बाद में विश्व के अन्य देशों के विद्वानों ने भी इस पर अपना समर्थन दिया या इस पर विस्तार से चर्चा की थी। तो अब हम जर्मनी के वो कौन कौन से भूगोलवेता है जिन्होंने मानव भूगोल के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो सबसे पहले हम जर्मनी के प्रसिद्ध ज्योग्राफर या विचारक जिसका नाम है बर्नहार्ड वॉरेनियस, इसका काल 1622 से 1650 ईस्वी के मध्य में माना जाता है और ये 17वीं शताब्दी के जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोलवेता माने जाते हैं। इन्होंने 1650 ईस्वी में उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी और जिसका नाम था ज्योग्राफिया जनरलिस। इस पुस्तक में उन्होंने भूगोल को सामान्य और विशेष 2 भागों में विभक्त किया था। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी और क्योंकि सबसे पहले भूगोल में सामान्य और विशेष, सामान्य का मतलब जिसे हम कह सकते हैं भौतिक भूगोल और विशेष का मतलब जिसे हम कह सकते हैं प्रादेशिक भूगोल, इन 2 विज्ञानों का भूगोल में व्यवस्थित रूप से जो पहला विभाजन था वो किया था जर्मनी के प्रसिद्ध ज्योग्राफर वरेनियस ने। इसके बाद हम बात करते हैं जर्मनी के अन्य विद्वानों की जिसमें बुआचे, जीसी, गटेरर, होमेयर और ज्यूने। ये जर्मनी के ऐसे विद्वान थे जिन्होंने शुद्ध भूगोल पर अपना ध्यान केंद्रित किया और इस शुद्ध भूगोल में मुख्य रूप से उन्होंने भूगोल के अंदर प्राकृतिक तत्वों
के अध्ययन पर विशेष रूप से बल दिया था और उन्होंने ये माना भी था कि किस तरह से प्राकृतिक तथ्य मानव की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। और जर्मनी के अगले जो विद्वान थे जिन्होंने मानव भूगोल के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उनका नाम है इमैनुएल कांट। इमैनुएल कांट की जो अवधि मानी जाती है वो 1724 से लेकर के 1804 ईस्वी के मध्य में। इमैनुएल कांट ने भौतिक तत्वों के भौगोलिक अध्ययन पर बल दिया तथा उन्होंने मानवीय क्रियाओं का आधार माना। वे ये मानते थे कि ये जितने भी पाए जाते भौतिक तथ्य, ये भौतिक तथ्य मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, प्रभावित करते हैं। और इन्होंने, कांट महोदय ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था फिजिकल ज्योग्राफी, और इस पुस्तक में उन्होंने मानव भूगोल के पार्थिव एकता के सिद्धांत का आभास होता है। इस पुस्तक के माध्यम से कम उन्होंने एक सिद्धांत का अप्रत्यक्ष रूप से उद्घाटन किया था और जिसका नाम है पार्थिव एकता का सिद्धांत। इसका रहस्योद्घाटन यदि हमें सबसे पहले मिलता है तो इमैनुएल कांट की इस पुस्तक के माध्यम से हमें मिलता है। इसके अलावा इमैनुएल कांट ने 2 और पुस्तकें लिखी थी जिसका नाम है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, जो कि 1781 में लिखी गई थी, और दूसरी थी क्रिटिक ऑफ, लिखी थी जजमेंट क्रिकेट, ये 1790 ईस्वी में उन्होंने पुस्तक लिखी थी। कुल मिलाकर के इमैनुएल कांट ने अपने इन अध्ययनों के द्वारा भूगोल को कुल मिलाकर के 6 भागों में विभक्त किया था। और ये जो 6 भाग थे उसमें पहला भाग था फिजिकल ज्योग्राफी। इस में उन्होंने मुख्य रूप से भूगोल के जो फिजिकल आधार है जिसमें स्थल, जल और नियत संसार, इसका अध्ययन किया था। दूसरा जो उनका विभाजन था वो था मैथमेटिकल ज्योग्राफी। इसमें उन्होंने पृथ्वी की आकृति, आकार और उनके गतियों का अध्ययन किया था। तीसरा जो उनका विभाजन था वो था मॉरल ज्योग्राफी। मॉरल ज्योग्राफी के माध्यम से उन्होंने मानव के आचार, विचार, व्यवहार, रीति रिवाजों, चरित्र और सभ्यताओं का अध्ययन किया था। तीसरा जो था, चौथा जो उनका विभाजन था वो था पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इसके माध्यम से उन्होंने प्रादेशिक व राजनीतिक भूगोल दोनों को इसमें उन्होंने शामिल किया था। पांचवा जो उनका विभाजन था वो था कमर्शियल ज्योग्राफी, और छठा जो उनका भाग था वो था थियोलॉजिकल ज्योग्राफी। इसमें उन्होंने मुख्य रूप से भौगोलिक वातावरणों में धार्मिक सिद्धांतों में होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन किया है। इसके बाद हम बात करते हैं जर्मनी के प्रसिद्ध ज्योग्राफर या विद्वान अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इनका जो काल है वो 1769 से 1859 ईस्वी के बीच में माना जाता है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जन्मदाता भी माना जाता है और इन्होंने मुख्य रूप से फील्ड सर्वे और विभिन्न क्षेत्रों के खोज पर अपना विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया था। यानी कि ये ऐसा मानते थे कि भूगोल का अध्ययन करने के लिए हमें क्षेत्र या फील्ड में जाना होगा और वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसी के आधार पर हम भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण कर सकते हैं। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जर्मनी के अंदर पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा का जन्म हुआ था, तो ये भी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट भी पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक थे और उन्होंने भौतिक पर्यावरण तथा मानव की क्रियाओं और उनके बीच की पारस्परिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया था। हम्बोल्ट ने एक कुल मिलाकर के ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 40 अलग अलग पुस्तकें लिखी, जिसमें उसकी सबसे प्रमुख
पुस्तक का नाम है वो है कॉस्मोस। ये पुस्तक उन्होंने 1845 से 1862 ईस्वी में, हालांकि 1859 में उनका निधन हो चुका था, लेकिन 1845 से लेकर के 1862 ईस्वी के मध्य में इस कॉस्मोस पुस्तक के कुल मिलाकर के 5 खंड प्रकाशित हुए थे। और इसमें इसके अलावा उनकी जो दूसरी मुख्य पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम है मध्य एशिया। हम्बोल्ट ने अपने इन्हीं भौगोलिक अध्ययनों के माध्यम से पार्थिव एकता के सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं यूनिटी ऑफ नेचर, का प्रतिपादन किया था, और जो आगे चल कर के मानव भूगोल का एक प्रमुख सिद्धांत माना गया। इसके अलावा हम्बोल्ट ने भूगोल में ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम्बोल्ट ने मानव भूगोल के अंदर क्रमिक अध्ययन पर बल दिया था, न कि उन्होंने रीजनल स्टडी पर, यानी कि उनका मेन फोकस था वो था सिस्टमेटिक अप्रोच पर था। इस प्रकार यदि हम कहें तो हम्बोल्ट मूल रूप से कांट के विचारों से प्रभावित था। इसके अलावा हम्बोल्ट ने अपने अध्ययन के माध्यम से भूगोल में कई शाखाओं को भी विकसित किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थी जैव भूगोल। जैव भूगोल का संस्थापक हम्बोल्ट को ही माना जाता है, और जैव भूगोल के भी 2 भाग, पादप भूगोल और प्राणी भूगोल में भी का विभाजन भी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने भी किया था। इसके अलावा हम्बोल्ट महोदय ने अपने क्षेत्र अध्ययन के दौरान कई शब्दावलियों का भी प्रयोग किया था। सबसे पहले आइसोथर्म और एक शब्द था परमाफ्रॉस्ट, इन शब्दावली का प्रयोग भी सबसे पहले हम्बोल्ट महोदय ने किया था। और हम्बोल्ट महोदय ने 2 और संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया था, जिन्होंने वन स्पिरिट ऑन लाइफ और यूनिटी ऑफ मल्टीप्लिसिटी, इन 2 संकल्पनाओं का प्रयोग भी हम्बोल्ट महोदय ने किया था। इसके अलावा हम्बोल्ट महोदय ने दक्षिणी अमेरिका का एक देश है पेरू, वहाँ की यात्रा भी की थी, और इस यात्रा के दौरान पेरू के दक्षिणी पश्चिमी तट के भाग में एक प्रमुख ठंडी जल धारा बहती है, जिसका नाम है पेरू की ठंडी जल धारा। उसका विशेष रूप से अध्ययन किया था, और आज हम भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं कि इसी पेरू की ठंडी जल धारा को हम्बोल्ट की धारा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम्बोल्ट महोदय ने धरातल पर देशांतर रेखाओं के निर्धारण हेतु सबसे पहले क्रोनोमीटर का प्रयोग किया था। कुल मिलाकर के हालांकि हम्बोल्ट का मेन फोकस था वो हालांकि फिजिकल ज्योग्राफी पर ज़्यादा केंद्रित था, फिर भी उन्होंने अपने विभिन्न अध्ययनों के माध्यम से भौतिक तथ्यों और मानवीय तथ्यों के पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन किया था। अब हम जर्मनी के एक और बड़े विद्वान और भूगोलवेत्ता की बात करते हैं, कार्ल रीटर। इनका काल भी हम्बोल्ट के समकालीन ही माना जाता है, जो 1779 से लेकर के 1859 ईस्वी के बीच का इनका काल माना जाता है। रीटर ऐसे पहले जर्मन ज्योग्राफर थे जिन्होंने अपनी रचनाओं में भूगोल को मानव केंद्रित बनाने का सबसे पहले प्रयास किया था। उनके अनुसार भूगोल का जो क्या होना चाहिए मूल उद्देश्य, तो वो उनके अनुसार मानव, उसके इतिहास तथा निवास प्रदेशों के संबंधों का अध्ययन करना ही भूगोल का मूल उद्देश्य होना चाहिए। और रीटर के अनुसार पृथ्वी मनुष्य को तथा मनुष्य पृथ्वी को प्रभावित करते हैं, यानी कि प्रकृति और मनुष्य के बीच के पारस्परिक अंतर संबंधों का उन्होंने अध्ययन किया, और उन्होंने पाया कि दोनों तथ्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा रीटर महोदय ने पृथ्वी तल का जो किया था विभाजन, वो राजनीतिक विभागों की अपेक्षा प्राकृतिक विभागों पर बल दिया था, यानी कि उनका जो मेन फोकस था वो था प्राकृतिक जो होते प्रदेश, उनके विभाजन पर उनका ज़्यादा बल था। इसके अलावा रीटर महोदय ने
प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन पर भी विशेष रूप से बल दिया था। उन्होंने प्रादेशिक अध्ययन में एक महत्वपूर्ण शब्दावली का इस्तेमाल किया था जिसका नाम है लैंडरकुंडे, और इस लैंडरकुंडे ये जर्मन शब्द है और जिसका अर्थ होता है वो होता है प्राकृतिक प्रदेश। यानी कि उन्होंने प्राकृतिक भूगोल का जो निर्धारण किया था वो किया था प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर। कार्ल रिटर महोदय ने अपने जीवन काल में अनेक पुस्तकें लिखी है। इन्होंने सबसे पहले 1804 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था यूरोप ज्योग्राफिकल हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिकल पेंटिंग पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा इन्होंने एक उनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मानी गई है जो कि 19 खंडों में प्रकाशित हुई थी, उस पुस्तक का नाम है एर्डकुंडे। ये इस पुस्तक का जो पहला खंड है वो 1817 में प्रकाशित हुआ था और उसका अंतिम खंड है वो 1859 में प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक में रिटर महोदय ने प्रादेशिक भूगोल का मूलभूत ढांचा तैयार किया था। इसके अलावा जर्मनी के अन्य विद्वानों की तरह रिटर भी पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के कट्टर समर्थक थे। इसके अलावा वे ईश्वरीय उद्देश्यवादी विचारधारा के समर्थक थे। उनका मानना था कि पृथ्वी की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है और यहाँ की प्रत्येक घटना है वो ईश्वर के द्वारा ही नियंत्रित और संचालित होती है, ये उनका मानना था। इसके अलावा यदि हम उनके विचारधारा की बात करें तो रिटर महोदय भूगोल को आनुभविक विज्ञान मानते थे जो मुख्यतः प्रेषणों और उसके परिणाम पर आधारित है। अब हम जर्मनी के एक अन्य प्रसिद्ध ज्योग्राफर का उल्लेख करना चाहेंगे जिनका नाम है फ्रेडरिक रेडजेल। इनका काल 1844 से लेकर के 1904 ईस्वी के मध्य का माना जाता है। फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता या मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले यदि मानव भूगोल की किसी ने नींव रखी थी तो वो फ्रेडरिक रेडजेल महोदय थे। फ्रेडरिक रेडजेल महोदय ने भौगोलिक अध्ययन में मानव को केंद्रीय स्थान दिया तथा मानव और पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंधों की जो व्याख्या है उस व्याख्या को उन्होंने क्रमबद्ध पद्धति से की। रेडजेल महोदय ने सर्वप्रथम मानव भूगोल के लिए एंथ्रोपोज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था और उन्होंने एंथ्रोपोज्योग्राफिया नामक पुस्तक भी लिखी थी और इसी पुस्तक के आधार पर मानव भूगोल की जो नींव है वो पड़ी थी। इसके अलावा रेडजेल महोदय वो डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से भी बहुत प्रभावित थे और उन्होंने मनुष्य को प्राकृतिक चयन पर आधारित विकासवाद का अंतिम प्रतिफल सिद्ध करने का प्रयास अपने अध्ययनों के माध्यम से किया है। रेडजेल महोदय ने मानवीय तथ्यों को भौतिक तत्वों से अलग करके एक पृथक विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम मानव भूगोल को प्रतिष्ठित करने का यदि सबसे पहले श्रेय दिया जाता है तो वो फ्रेडरिक रेडजेल महोदय को दिया जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफिया के माध्यम से मानव भूगोल की नींव रखी है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा जर्मनी के अन्य विद्वानों की तरह फ्रेडरिक रेडजेल महोदय वो पर्यावरणीय नियतवादी विचारधारा के समर्थक थे और रेडजेल इस विचारधारा के समर्थक होने के कारण वे मानवीय क्रियाकलापों को प्रकृति की उपज मानते थे। रेडजेल महोदय ने अपने जीवन काल में अनेक पुस्तकें लिखी। इसकी सबसे पहली पुस्तक है जिसका हम उल्लेख करना चाहेंगे वो है वोल्कर कुंडे। ये पुस्तक कुल मिलाकर के 3 खंडों में प्रकाशित हुई, जो कि इनके 3 खंड प्रकाशित 1885, 1886 और 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुए। और इसी वोल्कर कुंडे ये मूल रूप से जर्मन भाषा में लिखी गई थी और इसका अंग्रेजी अनुवाद भी आया और इसका अंग्रेजी अनुवाद कहलाता है द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड नाम से विख्यात है। इस ग्रंथ में
उन्होंने विश्व के मानव प्रजातियों एवं राष्ट्र का विशद रूप से वर्णन किया है। इसके अलावा रेडजेल महोदय ने मानव भूगोल की जो मुख्य पुस्तक मानी जाती है एंथ्रोपोज्योग्राफी पुस्तक 2 खंडों में प्रकाशित की थी। इस पुस्तक का पहला खंड 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम था एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री, और इसी पुस्तक का दूसरा खंड 1891 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम था द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड। इसके अलावा रेडजेल महोदय ने मानव भूगोल के साथ साथ में मानव भूगोल की एक मुख्य शाखा है राजनीतिक भूगोल, इस पर भी एक पुस्तक लिखी थी जिसके 2 खंड प्रकाशित हुए थे। उसका पहला खंड 1897 में प्रकाशित हुआ और दूसरा खंड 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस राजनीतिक भूगोल पुस्तक में उन्होंने राज्य के स्थायित्व, उसके विस्तार और विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या की थी। इसके अलावा रेडजेल महोदय ने 1898 ईस्वी में एक और महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है ड्यूसलैंड पुस्तक। इसमें उन्होंने सांस्कृतिक दृश्य भूमि की संकल्पना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। इसके अलावा रेडजेल महोदय ने अपने राजनीतिक भूगोल में एक महत्वपूर्ण शब्दावली का प्रयोग किया था जिसका नाम है लेवेंसरॉम की संकल्पना का प्रतिपादित किया था, और इस लेवेंसरॉम शब्द को उन्होंने एक तरह से परिभाषित करने का प्रयास किया था कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जीवित जीव विकसित होते हैं या रहते हैं, उसी के लिए उन्होंने लेवेंसरॉम शब्द का प्रयोग किया था, और यही शब्दावली आगे जाकर के राजनीतिक भूगोल के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु भी बना था। और द्वितीय विश्व युद्ध में भी यदि किसी का योगदान रहा है तो कहीं न कहीं इसी शब्दावली का योगदान रहा है। अब मानव भूगोल में रेडजेल महोदय का क्या योगदान है, इस योगदान को हम जीन ब्रुन्स, जो कि फ्रांस के प्रसिद्ध मानव ज्योग्राफर थे, उनके इस कथन से समझ सकते हैं। उन्होंने रेडजेल महोदय के बारे में कहा है कि कोई भी भूगोलवेत्ता इतिहास, अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र की उच्च शिक्षा पाए बिना मानव भूगोल का ज्ञाता नहीं हो सकता है, और इस विषय में रेडजेल का मस्तिष्क निश्चित ही संपन्न था, उसमें विचारों का बाहुल्य था और उसके विचार फलप्रद होते थे। तो हम क्यों रेडजेल को मानव भूगोल का पिता या मानव भूगोल का जन्मदाता कहते हैं, ये जीन ब्रुन्स की कथन हमें इस बारे में समझने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने मानव भूगोल के विकास में जर्मन स्कूल यानी कि जर्मनी के विद्वानों का क्या योगदान रहा, इसके बारे में हमने मुख्य रूप से डिस्कस किया। और 19वीं शताब्दी में मानव भूगोल का जो मूल कंसेप्ट था, मानव भूगोल के विकास में जर्मन भूगोलवेताओं ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और मानव भूगोल में उन्होंने एक महत्वपूर्ण संकल्पना का प्रतिपादन किया था जिसका नाम है वातावरणीय निश्चयवादी संकल्पना। आगे चल कर के हम इस पर भी गहनता से करेंगे डिस्कस। आज इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।